हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो आज हमें ओल्ड राजेंद्र नगर में और आज हम करने वाले हैं राउस आईएएस का कम्प्लीटली टूर। चलिए आइए आपको मैं दिखाता हूँ क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टूडेंट सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। टेस्टिंग सेंटर, सो क्लासेस अभी कर रहे हो तो आपको क्या लगता है ये क्लासेस आपके 2024 जो अटेम्प्ट होने वाली है सक्सेस दिलाने में कितना हेल्प करने वाले हैं? क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी यहाँ की काफ़ी अच्छी है। Teacher and student interaction is a lot. Sir always makes sure that he stays after the class for 30 minutes or 45 minutes so that he clears all the doubts. क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में कि आप राउस आईएएस का कम्प्लीटली टूर करिए, यहाँ का इन्फॉर्मेशन दिखाइए। राउस आईएएस आप सभी को पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। इसके पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो ये बाराखम्मा रोड जो सीपी में था, इसके बाद इन्होंने बैंगलोर में ब्रांच खोली है और अभी जो है वो करोला यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यानी कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आपको हज़ारों की संख्या में टॉपर्स मिलेंगे। साथ ही साथ ये 1953 से यानी कि करीब 70 साल की लेगेसी है इनकी कि 70 साल से ये लगातार टॉपर दे रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो आज हम कम्प्लीटली टूर देने वाले हैं, साथ ही साथ एकेडमिक टीम से मिलाएंगे, टीचर से मिलाएंगे, ओवरऑल क्लासेस वगैरह भी दिखाएंगे। सो चलिए चलते हैं। सो फाइनली हम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं और अभी हमारे साथ हैं नागेंद्र प्रताप सर जो कि हेड ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेशन हेड हैं। सो सर आज कम्प्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर टूर कराएंगे, डिटेल देंगे राउस आईएएस के बारे में। सो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है और आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट का स्वागत है जी। और मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा माइलस्टोन है हमारे लिए, जिसमें कि हम हर फ्लोर पे बिल्कुल इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि अंदर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है, इधर टीचर्स रूम है, इधर हमारा रिसर्च इनोवेशन डिपार्टमेंट भी है जो कि कंटेंट बनाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हमारे मीटिंग रूम्स भी हैं जिसमें टीचर और बच्चे मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आइए अंदर चलते हैं जी। ये हमारा जो है काउंसलिंग एरिया है। इस एरिया में हम लोग बच्चों के जो आते हैं उनकी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे उनके मन में कन्फ्यूजन होते हैं, उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और वो क्लैरिटी देते हैं कि कैसे हमारे कोर्सेज उन बच्चों को हेल्प करेंगे। चलते हैं जरा एकेडमिक टीम की तरफ और आपको पूरा ये दिखाते हैं, यहाँ टूर कराते हैं जी। खास बात है कि जितना भी एकेडमिक कंटेंट है हमारा, चाहे वो मैगजीन है, वो चेट टेस्ट सीरीज है, जो हमारी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, कंपस है, वो सारी की सारी यही बनती है और ये हमारी टीम लगातार इस पर कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती है कि कैसे इसको और अपडेट करें। तो ये हमारी टीम है, आइए आपको टीम से लाते हैं जी। Hello, my name is Vaibhav Mishra and I am the faculty for Polity, Indian Governance and Polity in PSIR. Okay, so अभी आप सर जनरली मुझे लग रहा है कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, राइट? Yes, yes. तो द गैजेट ऑफ नो, सो दिस इज द सिलेबस। ये यूपीएससी का सिलेबस है। जो भी हम काम करते हैं वो गाइड होता है यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो हमारे डिटरमाइनिंग पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम कोई भी काम करते हैं। तो कोई आर्टिकल बनाना होता है, वी हैव टू गो एंड लुक बैक एट द सिलेबस। कोई भी नई चीज़ करनी होती है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होता है। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली आपका कोर रहता है? वो कोर है, वो गाइडिंग लाइट है, क्योंकि सिलेबस सब कुछ नहीं बता पाता। ऑलमोस्ट टॉपर भी यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर कर लो तो एग्जाम निकालना आसान हो जाए। यही दो गाइडिंग लाइट्स हैं हमारी। ओके, सो आप पॉलिटी में और क्या ऐसे
अलग चीज़ें करते हो जो कि आपको बाकी इंस्टीट्यूट से या फिर बाकी फैकल्टी से अलग करता हो सर? देखिए पॉलिटी एक बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो ओरिजिनल बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को कितनी है। क्योंकि जब भी जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो मोर ऑफन देन नॉट स्टार्ट्स विद द लाइन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और होता क्या है कि बच्चे सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट कैसा है। तो यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी हमारा एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखें बच्चे क्लासरूम में। राइट। राउस का डीएनएस काफ़ी पॉपुलर है। Yes, और reading is काफ़ी simplified. स्टूडेंट्स इसको फॉलो भी करते हैं। और लॉट ऑफ टॉपर्स आल्सो फॉलो इट। हाँ ऑब्वियसली टॉपर ही तो स्टूडेंट होते हैं। सो उसका मेन आइडिया क्या रहता है या फिर किस तरीके से उसका कंटेंट क्रिएट करते हैं? डीएनएस को शुरू करने के पीछे आइडिया ये था कि हमने ये रियलाइज़ किया कि न्यूज़पेपर रीडिंग बिगिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली सर। क्योंकि सब लोग तो फाउंडेशन कोर्स नहीं कर पाते, सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को आसान कैसे बनाया जाए, तो इसलिए जब आप डीएनएस देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम ये बताते हैं कि ये आर्टिकल लिया क्यों हमने। तो जो बच्चा रेगुलरली डीएनएस देखता है उसको 3-4 महीने बाद ये समझ में आने लग जाता है कि हाउ टू पिक द राइट आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो हम जब कोई आर्टिकल लेते हैं तो हम बताते हैं इसलिए लिया क्योंकि सिलेबस में ये दे रखा है, और इसलिए लिया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। सो वी शो द सिलेबस, वी शो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आइदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस बोथ, एंड देन वी जस्टिफाई कि हमने ये आर्टिकल क्यों लिया है। ऐसे करके हम 4 से 5 आर्टिकल लेते हैं और बच्चों को बताते हैं कि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसको उस डेप्थ तक कवर करते हैं। राइट। ये डीएनएस का आइडिया है। 5-5.5 साल हो चुके हैं डीएनएस को। सो जनरली इसमें अननेसेसरी जो न्यूज़पेपर में चीज़ें होती हैं उनको हटा के उनको decouple कर देते हैं। सिंपल Yes. लेके आते हैं। अभी हमारे साथ संजीव सर जो कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के हेड हैं, और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ही फर्स्ट स्टेज होता है जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको कैसे आगे सिलेक्शन ले पाना है, नहीं ले पाना है, या फिर मेंस दे पाओगे नहीं दे पाओगे, तो उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है। सर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं, और आपका है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स में पॉपुलर भी है। तो सर टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। टेस्ट सीरीज अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो मेन फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट यही होता है यूपीएससी का, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसको नहीं क्रॉस करेंगे तो फिर मेंस और इंटरव्यू आप जा नहीं पाएंगे। और यूपीएससी का जो आजकल जो कन्फिग्रेशन है, क्वेश्चन का कन्फिग्रेशन है काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, जो अब पहले लोग एलिमिनेट कर लेते थे, अब एलिमिनेशन मेथड भी नहीं हो पाते। तो आपको एक बेसिक, जैसे हमारे यहाँ स्टेप ऑफ अप्रोच है, पहले हम लोग थीमेटिक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं, उसके बाद से एफएलटी लेते हैं, उसके बाद से हम लोग प्री परीक्षण लेते हैं। 4-5 हमारे पास वो है स्टेप्स हैं। तो थीमेटिक टेस्ट में हम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उसको कवर करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता चल जाए कि क्या क्या सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद से हम सब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट में अक्रॉस ऑल द सिलेबस हम लोग जाके पूछते हैं, विद करंट अफेयर्स एस्पेक्ट्स पूछते हैं। उसके बाद से एफएलटी, जिसको हम यूपीएससी सिमुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो यूपीएससी जो क्वेश्चंस जो बनाती है, जो पैटर्न है, वही पैटर्न हम लोग रखते हैं। आफ्टर दैट एक प्री परीक्षण होता है, दिसंबर से शुरू होती है हमारे यहाँ, तो सभी के लिए फ्री होता है, और यूपीएससी के ही पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, जो काफ़ी टफ भी होता है। जो यूपीएससी जो फील कराती है वही आपके तरफ नेशन वाइड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग ऑल इंडिया रैंक भी अपना देख सकते हैं वहाँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके सो सर जो परीक्षण करके है वो आपका काफ़ी पॉपुलर है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। प्री परीक्षण हम लोग लगभग दिसंबर से शुरू करते हैं और 4 पार्ट में होता है, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल और मई। हाँ, तो 4 पार्ट में लेते हैं। तो बच्चों को हम लोग ये, इसका ऑब्जेक्टिव ये है प्री परीक्षण का कि एक तो नेशन वाइड प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऑल इंडिया रैंक मिल जाए, और आपकी तैयारी किस लेवल की है वो आप यूपीएससी के ही बेसिस पे में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो अभी हमारे साथ हैं जयकृत सर, जो कि हेड ऑफ द एकेडमिक्स हैं राउज आइज में, यानी कि इनको कंटेंट का किंग बोला जा सकता है। जो भी कंटेंट क्रिएट होता है, चाहे वो फोकस मैगजीन हो, चाहे कंपास हो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऑलमोस्ट टॉपर फॉलो करते हैं। सो सर के ही निर्देशन में कहीं ना कहीं होते हैं वो।
एकदम सही बात है। हाँ। तो हम लोग का जो बेसिकली आइडिया ये है कि हम लोग जो भी कंटेंट, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आता है मार्केट में, तो उसको उस कंटेंट को कैसे यूपीएससी रेलेवेंट बनाए, कितना ईजियर बनाए, और कैसे सिलेबस के जो भी पॉइंट्स है सबको उसके हिसाब से बना के रखें। तो अभी हम लोग ने जो सबसे पहले भी सबसे नया इनोवेशन किया, जिसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, वो ये वेबसाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास बाय राउज आईएएस। इसका जो ब्यूटी है, पहली बात तो इसमें आप कुछ भी टॉपिक लिखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा गवर्नर, ओके, अब देखिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे गवर्नर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। वाह, ठीक है, एक बात तो ये है, सॉर्ट ऑफ विकिपीडिया फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। गूगल मान सकते हैं इसको आपका, और यूपीएससी का गूगल। हाँ। और जो दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, फिर जो जीएस पेपर 1, 2, 3 जीएस पेपर के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसके नोट्स, और पीवाईक्यूज उनके आंसर्स, और मेंस के पीवाईक्यूज उसके आंसर्स, सब हमने बहुत ही इजी और लूसिड तरीके से अपलोड कर रखा है। ओके, यही जो कंटेंट होता है, हम लोग चाहते हैं कि सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटाइज करें कंटेंट को, इजियर बनाएं स्टूडेंट्स के लिए, कैसे वो लोग जो भी स्टूडेंट्स जो दिल्ली नहीं आ सकते वो कैसे पढ़ पाएं, इस इंटेंट से हम लोग काम कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स को एक क्लिक पे आपने दिखाया जैसे कि कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, बट इस कंटेंट को क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम और रिसर्च चाहिए होती है, बहुत एफर्ट। तो क्या मेन आइडिया होते हैं सर? मेन तो आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट तो करंट अफेयर ही है। सब लोग करंट अफेयर से ही क्यूज लेते हैं, बट कैसे क्यूज लेते हैं, कैसे एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग बहुत सालों से यूपीएससी में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे ब्रेन्स हैं यहाँ पे, और सबके सब बहुत ही पैशनेट है यूपीएससी एग्जाम को लेके, और उसी अपने जो भी लर्निंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको यूज करते हैं और उस कंटेंट को यूपीएससी के रिलेवेंस के हिसाब से बनाते हैं। ये हमारा इंटेंट रहता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोग यही काम करते हैं, और बस यही है। आइए फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काउंसलिंग के बाद इधर आते हैं हम, तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक स्पेशल रूम है, ये टीचर्स रूम है, और यहाँ पर टीचर्स और मीटिंग रूम होता है। यहाँ पर बच्चों को जिनको डाउट होता है, क्वेश्चंस होते हैं, वो आते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे कंप्लीट पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि क्लास में डाउट सॉल्व ना हो, तो ये एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी ना रखी है। इसका इस्तेमाल हम भी कभी कभी कर लेते हैं, जब एकेडमिक टीम को डिस्कशन करना होता है, मीटिंग करनी होती है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये तो है ही, इधर एक और भी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बाय द वे पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखने का पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और ये आइए देखिए एक और ऐसा है, और ये हमारे टीम मेंबर हैं अंकित सिंह जी, और आज का डीएनएस यही बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है जो डीएनएस बनाता है, तो वो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेस बना होता है ताकि अच्छे से उसका ऑडियो कैप्चर हो, सही से काम कर सके और कोई भी फैसिलिटी में कमी ना रहे। ओके, ये देखो काफी बड़ी बड़ी बुक्स भी रखी हैं, कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया, इनका यूज किया जा रहा है कंटेंट क्रिएट करने के लिए? नहीं, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई प्रॉब्लम में, और अगर कभी रेफरेंस जरूरत होती है तो बेसिकली रेफरेंस के लिए है। तो कंटेंट जो यूपीएससी का है, वो जो हमारे रेगुलर सोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से ओके, ग्रेट सर। ठीक है, आइए आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए, वॉशरूम वगैरह है टीम मेंबर्स के लिए, और इधर हमारे पास एक पेंट्री भी है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी पेंट्री है जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं, जिसमें हम लोग कभी कभी खाना एंजॉय करते हैं, और जो भी टीम मेंबर्स हमारे टीचर्स हैं हमारे, और यहाँ पर एक स्पेस है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो काफी सारा हमने अच्छा बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन रखा है ताकि बच्चों की क्वेरीज हो, उनके डाउट्स हो, उनके प्रॉब्लम्स हो, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर दें। बेसिक आइडिया ये है कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होना चाहिए कि बच्चों की क्वेरीज कहीं रुके। राइट, जैसे पीछे भी कंटेंट के ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो ओके, इसको नहीं दिखाना है, इसको जी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे योगेश सर से। योगेश सर हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के हेड हैं। योगेश सर ये हमारे पास आए हैं लेने के लिए। सो सर, जैसे अभी बताया आपका इंट्रो दिया सर ने कि आप इंटरव्यू जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसको हेड करते हैं। जनरली सर जो स्टूडेंट्स हैं सिविल सर्विस में अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं जी, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है या फिर कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है। हालांकि ऑल्दो उनको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें लैक करते हैं। तो आप कैसे हेल्प करते हो उनको वो सब चीज़ें? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो उनके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना ही है। यूजुअली जो ये कैंडिडेट्स होते हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई इंटरव्यू बोर्ड फेस नहीं किया। कुछ स्मॉल परसेंटेज कैंडिडेट्स की होती है जो सर्विस बैकग्राउंड से आते हैं, जो सर्व करके आए हैं, जिन्होंने कोई इंटरव्यू बोर्ड फेस किया है, चाहे वो कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू बोर्ड हो या कोई जॉब इंटरव्यू हो। बट क्योंकि मेजॉरिटी कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने कभी बोर्ड फेस नहीं किया है, तो सबसे पहले इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ होता है उनको वो बोर्ड से फेमिलराइज कराना
कि एक एटमॉस्फेयर कैसा होता है जब आप बोर्ड को फेस करते हैं, जब 5 पैनल मेंबर बैठे हैं। सो वो प्रोसेस जो होती है स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपने एंटर किस तरह करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपके मैनरिज्म कैसे होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप सवाल समझने की जो आपकी काबिलियत है, वो पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं तो आपने किस तरह पॉइंटेड रिप्लाई देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रिफाइन होती हैं स्लोली। तो जब कोई भी कैंडिडेट 1, 2, 3 इंटरव्यू लेता है तो धीरे धीरे वो रिफाइन होता है। जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि नॉलेज है, यानी कच्चा हीरा तो है लेकिन उसको तराशने से उसकी चमक बढ़ जाती है। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम उसको तराशा जाता है ताकि उसकी चमक बढ़ जाए। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टूडेंट आपके पास इंक्वायरी के लिए आते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है जनरली जो सबसे बड़ा उनका डाउट होता है वो यही होता है कि हम ये स्टार्ट कब करें, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। और क्या आपका कोचिंग ज्वाइन करें तो सही रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, तो करें तो यहाँ पर क्या आप दे रहे हैं स्पेशल? ऑब्वियसली। ओके, सो मैम आप क्या बताते हैं आपके कोर्सेज के बारे में, किस तरीके से इंफॉर्मेशन? हमारे यहाँ जो बैचेस रहते हैं वो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। कॉलेज गोअर्स हैं, जिन ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि ये एग्जाम आप 21 to 32 ईयर्स जनरल कैटेगरी एनी टाइम कैन गिव। हाँ, तो इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो रेगुलर बैचेस भी रहते हैं, वीकेंड्स भी रहते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीकेंड्स हैं, कॉलेज गोअर्स के लिए वीकेंड्स हैं, रेगुलर हैं, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ का फाउंडेशन जो बेसिक कोर्स है उससे स्टार्ट करते हैं, जिसको हम रिलेट करते हैं करंट अफेयर्स वगैरह सारा कनेक्ट करते हैं। QIP प्रोग्राम होता है, फर्स्ट जैसे स्टैटिक पोर्शन बच्चों का कवर होता है, तो उसके बाद उनका क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जर्नी है बेसिकली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चलिए आइए आपको मैं दिखाता हूँ क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत ध्यान रखा है कि क्लास का साइज़ छोटा हो। हम लोगों ने कोशिश करी है कि 100-105 बच्चों का बैच रहे, और ये क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हमने वो उसी हिसाब से बनाया है ताकि ऐसा ना हो जाए कि बच्चों पे ध्यान ना दे पाए। तो मैं चाहूँगा कि एक बार एक मुआयना कर लीजिए, आप देख के आ जाइए कि क्या चल रहा है। चलिए। आपको दिखाते हैं। पहले तो हमने एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है स्टूडेंट सपोर्ट। तो ये एक पूरा डिवीजन बना रखा है जिसमें बच्चों की जितनी क्वेरीज हैं वो सारी एंटरटेन होती हैं। जब वो बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उनको कंटेंट चाहिए, पेपर देने हैं, वो सारी चीजें रहती हैं। और आपको एक चीज बहुत अच्छी लगेगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको हमारे स्टूडियोज। तो ये पूरी रेंज जो है ना, ये स्टूडियोज की। ओके, सो 5-6 स्टूडियो है आपके पास। हाँ, ये इसमें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। And let me just showcase this thing to you. This is top class infrastructure that we have created. Wow, beautiful भी काफी है ये भी। हाँ, तो ये हमने बना रखा है जिसमें कि इधर स्मार्ट स्क्रीन है, उधर एक कैमरा लगा रखा है, टीचर्स के लिए सारी फैसिलिटीज रहती हैं, और ये साउंड प्रूफिंग के साथ अच्छे से होता है। खास बात इसकी है कि जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑफलाइन क्लास से अलग है। हम ऐसा नहीं करते कि ऑफलाइन क्लास को बीम कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ये पूरा सिस्टम है जिसमें कि 6 क्लासेस ये बनी हुई है। और आपको अपना एडिटिंग रूम दिखाते हैं। यहाँ पर लगातार एडिटिंग होती रहती है वीडियोस की, उनको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो एक टीम लगी रहती है लगातार इसी काम में, जो कि इन वीडियोस को एडिट करके अपने आप से ऊपर करती रहती है, और ये काम लगातार चलता रहता है। तो जैसे जो भी वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं आज, और अगले दिन वो पहुंच जाते हैं बच्चों के पास। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसको कि लगातार काम करता है। ओके, आइए आपको अब चलते हैं क्लास में लेकर के। सो अभी आप क्लास करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि क्लास कैसे लगती है आपको? क्लासेस बहुत अच्छी है। क्लासेस में आपको सारी मतलब बेंचेस एंड ऑल तो बहुत सही है। एंड प्लस सर जो
ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों हाइब्रिड मोड है, बहुत अच्छा चलता है। ऑनलाइन मैंने अटेंड किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं पता चलता है। सो बोथ आर इक्वली गुड एंड द थिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स, टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन इज अ लॉट। सर ऑलवेज मेक श्योर दैट ही स्टेज आफ्टर द क्लास फॉर 30 minutes or 45 minutes so that he clears all the doubts. And every kind of doubt he actually considers, whether it's good or bad or whatever. I mean, even outside the syllabus he considers every kind of doubt. जब राउज ज्वाइन किया होगा तो मे भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कौन सा क्लास ज्वाइन करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, तो ये कैसे फ्रेमिंग किया आपने? ये एक्चुअली मैं सोचा था कि मॉर्निंग बैच बेटर होगा बिकॉज इन द एंड डिसिप्लिन इज व्हाट will get me through this exam and it will help me clear this exam well. तो मैंने सोचा मॉर्निंग बैच बेटर होगा and then मैंने ये सोचा कि it takes 1 year to complete the syllabus and all. So 1 year पहले का अगर लूंगा, फॉर एग्जांपल मई में हो तो जुलाई जून में लूंगा। ओके, सो अटेम्प्ट आपने नहीं किया? राइट, अटेम्प्ट एक हो चुका है, नाउ इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। राइट, ओके, सेकंड अटेम्प्ट। या ओके, सो आपको ओवरऑल यहाँ का जो मैनेजमेंट है, फैकल्टी है, अगर हम नए जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सो यहाँ पर मैनेजमेंट के टेक्निकल मैनेजमेंट, बिकॉज एग्जांपल है ई लर्न प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छे से लाइक नोटिफिकेशंस एंड शेड्यूल्स कैलेंडर वाइज सब चीज अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल एंड ऑल सब सही होता है। टाइमिंग्स एग्जैक्टली 2 hours की होती है क्लासेस, सो दैट एक्सीड करो, इफ सर इज एक्सीडिंग ही टेल्स इन एडवांस की एक्सीड होंगे एंड सर बहुत पोलाइटली हमें इन्फॉर्म भी कर लेते हैं क्लास के पहले अगर क्लासेस है, कैसा शेड्यूल है। तो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट वाइज बहुत अच्छा है। काउंसलर्स एंड ऑल आर रियली गुड बिकॉज सर फॉर एग्जांपल मंगल सर इज ऑलवेज ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट टू ही हैज गाइडेड मी थ्रू दिस जर्नी एंड अभी तक एक पूरा सेशन लिया है उन्होंने, तो बहुत अच्छे से मतलब सब मैनेजमेंट एंड ऑल सब बढ़िया है। ऑप्शनल एंड जीएस आपको बेस्ट लग रहा है? राइट, ऑप्शनल जीएस में लिया हूँ, ऑप्शनल में ज्वाइन करूंगा, बट जीएस इज रियली गुड। जीएस के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, लूसिड और क्रिस्प मैनर में बताते हैं कि क्या ये टॉपिक क्या है ये सब। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सर का ये बेस्ट पार्ट है कि सब लेमैन भी समझ सकता है एंड एडवांस पर्सन भी समझ सकता है। ओके, सो फाइनली आप जब क्लास में आते हो तो कुछ स्टूडेंट आपसे बोलते नहीं है कि भाई एक्टिंग वगैरह करो, आप कहाँ क्लास करने लगे यूपीएससी? हाँ, ये जब फर्स्ट दिन जब मैं आया था तब ये एक्चुअली बोले थे कि यार बॉडी वॉडी या अच्छी बनाइए वो। बट देन मैंने सोचा कि ये फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा कि प्रिपरेशन के साथ फिटनेस रखना चाहिए सो दैट पूरा टाइम आप खाली पढ़ाई नहीं कर सकते हो। Obviously, योर लाइफ, देयर इज अ लाइफ आउटसाइड दिस एग्जाम आल्सो एंड देयर इज अ लाइफ यू हैव टू एक्चुअली यू नो डेडिकेट टू दिस एग्जाम आल्सो, तो दोनों पार्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ग्रेट। ओके, आपका नाम क्या है और आप कब अटेम्प्ट करने वाले हैं? मेरा नाम खुशबू है और अटेम्प्ट मेरा 2024 में है। 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ओके, सो क्लासेस अभी कर रहे हो तो आपको क्या लगता है ये क्लासेस आपके 2024 जो अटेम्प्ट होने वाली है सक्सेस दिलाने में कितना हेल्प करने वाले हैं? क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी यहाँ की काफ़ी अच्छी है और फोकस हमारी जो मैगजीन है वो काफ़ी अच्छी होती है एंड इवन QIP क्लासेस है उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, जनरली जब आप ओल्ड राजेंद्र नगर में आते हो तो आपको देखोगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अब कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको कहाँ से आइडिया है कि राउज इज द बेस्ट? एक पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और फिर मैंने काफ़ी विजिट करके देखा और यहाँ पे फिर मैंने आके देखा, यहाँ पे QIP देखा, यहाँ की फोकस मैगजीन पहले देखी हुई थी और तब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और फिर मैंने राउज। ओके, जब क्लास चल रही होती है तो यहाँ पे बैच साइज ऑब्वियसली कम है, तो वो कितना हेल्पफुल रह रहा है या फिर आपको कितना अच्छा लग रहा है? बैच साइज का तो ये प्लस पॉइंट है, यहाँ का बैच साइज कम रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, टीचर से इंटरेक्शन हमारा अच्छा हो जाता है और ये भी प्रॉब्लम नहीं होती कि ज़्यादा हमें पीछे बैठना पड़ता है या फिर हमें इजीली सीट अवेलेबल हो जाती है और आप टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं या फिर
जो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, अगर वो राउस को सेलेक्ट करें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो राउस बेस्ट है और आई थिंक मेरा अच्छा डिसीजन था, मैं राउस में आई हूँ और हाँ राउस। थैंक यू। तो देवेंद्र, अभी हमने देखा यहाँ पर कंटेंट के बारे में देख लिया, क्लासेस के बारे में देख लिया, अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेस्टिंग सेंटर। राइट। हमने यहाँ पर एक बड़ा इलेबोरेट सिस्टम बनाया टेस्टिंग का, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो टेस्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा एक सिस्टम है, साइलेंट जोन आ चुका है, जहाँ पर बच्चे आकर के टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो जहाँ पर इधर आते हैं, यहाँ पर वो टेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद वो अपनी चीजें यहाँ रख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए बॉक्सेस बनाए हुए हैं, अगर सामान रखना चाहते हैं तो सामान रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर इस तरह बच्चे सब टेस्ट देते रहते हैं। तो अभी हम लोग ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, साइलेंस जोन है यहाँ पे। तो ये रहता है यहाँ पर सब चीज़ें, और यहाँ पर हमारा कंटेंट भी रहता है, ये देख ही सकते हैं। तो जैसे हमारा कंपस का कंपस जो काफ़ी पॉपुलर भी है, तो ये एथिक्स का है, यहाँ पर एसए का है, इंडियन पॉलिटी, जो भी हमारा कंटेंट है ये रहता है। और यहाँ पर अगर हम चलें तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ना सिर्फ यहाँ पर टेस्टिंग का इंतजाम है, ये हमारा बुक स्टोर है, जहाँ पर वो सारी किताबें, जो रिसोर्सेज हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को, वो सारे अवेलेबल हो जाते हैं। और ये हम सेट्स बना के रखते हैं कि जब बच्चे एडमिशन लें तो सेट अपना लेकर के उसको जाएं। तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट चलता रहता है लगातार, जिससे जो जरूरत होती है उस हिसाब से चलता रहता है, बच्चों के नीड के हिसाब से हम ये बना देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि अब देखेंगे यहाँ पर तो सभी कंपस, फोकस, जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पर रहती हैं। जो स्टूडेंट सपोर्ट है वो भी जब बुक्स लेता है तो यहीं से लेके बच्चों को देता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमें मालूम है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको डाउट्स भी आते हैं। हाँ। डाउट्स आएंगे तो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए टीचर से इंटरेक्शन का स्कोप होना चाहिए। हाँ। तो आइए मैं आपको टीचर्स डिस्कशन रूम में ले चलता हूँ। हाँ। जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे अपना डाउट सॉल्व करते हैं। आइए। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं और टीचर्स अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। आइए आइए बैठिए। तो ये हमारे मैन सर हैं, विक्रम सर हैं, अरुण सर हैं। तो ये हमारे टीचर्स हैं, यहाँ पर वो बैठते हैं। अगर बच्चों को कहीं डाउट होता है, क्वेश्चन होती है, क्वेरी होती है, तो वहाँ आते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो अभी हमारे साथ है मयंक सर, जो कि राउस में जीएस में जो ज्योग्राफी होता है उसको पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी को आप सभी जानते हैं कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का मिक्सचर सब्जेक्ट बोला जाता है, और आजकल तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट उनके फेवरेट हो चुके हैं। तो सर आप किस तरीके से अप्रोच रखते हैं पढ़ाते टाइम इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए? देखिए, हम जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे का फंडामेंटल साइंस में जो 10th क्लास तक का है, हाँ, वो है कि नहीं जी। तो अगर ऐसा लगता है कि बच्चों को वो 10th क्लास तक का फंडामेंटल नहीं आता है, तो राउस में साइंस की क्लासेस भी चलती हैं, तो वहाँ वो सीख लेते हैं। और नहीं तो हम भी उसको थोड़ा सा बता देते हैं साइंस का फंडामेंटल 10th क्लास तक का, उसके बाद हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करके पढ़ा देते हैं बच्चों को। लेकिन सिर्फ पढ़ाना एक चीज़ नहीं होती, पढ़ाने के अलावा हम क्या करते हैं, जैसे टॉपिक पढ़ा दिया तो उसके बाद में हम क्लास में एक प्रैक्टिस सेशन चलवाते हैं क्वेश्चंस का। जैसे मेंस में सवाल पूछे जाते हैं 10 मिनट में, 8 मिनट में लिखने होता है एक क्वेश्चन, 20 सवाल आते हैं 3 घंटे में लिखने के लिए, तो हम 8-10 मिनट में उसको उस टॉपिक पे प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो इससे क्या है कि उसने जो पढ़ा वो उसने प्रैक्टिस भी कर लिया, और वो उसको आगे जाके फिर मेंस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूज़ भी कर सकता है। राइट सर। जो अभी हमने क्लास देखा तो उसमें जो साइज़ था वो लिमिटेड था, यानी कि बहुत बड़ा नहीं था। तो उस टाइम पे स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग किस तरीके से आसान हो जाती है आपके लिए भी सर? देखिए, क्लास साइज छोटा होने का हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है स्टूडेंट के, तो वो उसी टाइम पे हमसे पूछ लेता है। और हम बच्चों को ये लीवे देते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है किसी टाइम पे भी लेक्चर के दौरान, तो आप इमीडिएटली हमसे पूछ लीजिए। वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि उसको बोलना पड़ेगा तुम क्लास के बाहर आके मेरे से मिलो, यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, क्योंकि 100 बच्चों का बैच अगर है
तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल संभव है कि बैक बेंच पे भी कोई बच्चा बैठा हुआ है तो वो हमसे सवाल पूछ लेता है। राइट। लेकिन अगर कुछ बच्चे हिचकिचाते हैं वहाँ पे क्लास में सवाल पूछने के लिए, ऑब्वियसली काफ़ी सारे बच्चे होते हैं नहीं पूछना चाहते सबके सामने, तो उनके साथ हम क्लास के बाहर भी डिस्कशन करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम भी उनको हम दे देते हैं कि आप हमसे इस टाइम पे आके मिल लीजिए जब भी फ्री टाइम होगा आपके पास में, तो वहाँ पे भी हम उनसे डाउट डिस्कशन कर लेते हैं जी। पर गोल ये रहता है कि कोई भी सवाल ऐसा स्टूडेंट के दिमाग में नहीं हो जो अनआंसर्ड रह जाए। जब तक कोर्स कंप्लीट हो तो उसके सारे डाउट सॉल्व हो चुके हो और उसके बाद में फिर वो आगे प्रिपरेशन से प्रोसीड कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं अरुण सर जो कि साइंस एंड टेक एंड सोसाइटी पढ़ाते हैं। सो सर साइंस एंड टेक यानी कि ये जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मे भी आसान हो सकता है, बट जो आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए काफ़ी टफ हो सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हो कि क्योंकि जैसे टीचर है सभी स्टूडेंट को इक्वल नज़रों से देखता है, तो वो टीचिंग में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम का अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो एक लाइन लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट से जो एक्सपेक्टेड है ये है कि आप एज ए जर्नलिस्ट you should be able to appreciate the new discoveries that are happening as a well educated youth. Yes. तो अगर well educated youth है तो वो साइंस का है या ह्यूमैनिटीज़ का है या उसका बैकग्राउंड से मतलब नहीं है जी। जो चीज़ आपको समाज में इम्पैक्ट कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने का आपके पास एक क्षमता होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने जैसे अपना कोर्स डिज़ाइन किया है वो हम अपना कहानी बताते हैं जो कोई भी स्टूडेंट प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट कर पाए। साइंस करना नहीं है यूजुअली, ये बहुत एक बड़ा फियर होता है स्टूडेंट्स में कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमको सिर्फ साइंस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर समझना है, उसको करना नहीं है। करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड है और आपको एक सर्टेन एप्टीट्यूड चाहिए होगा, मगर प्रिंसिपल समझने के लिए जो नेचर चल रहा है उसका प्रिंसिपल समझने के लिए किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। तो अपना हम कहानी वैसे बनाते हैं जार्गन्स के बिना, कोई भी जार्गन्स यूज़ नहीं करते हैं, कोई लॉज यूज़ नहीं करते, इक्वेशंस यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि नेचर का प्रिंसिपल सबके लिए सेम है और ईजिली अंडरस्टैंडेबल है अगर उस लैंग्वेज में हम बोला जाए तो। ओके ग्रेट सर। सो अभी हमारे साथ हैं विक्रम कौशल सर जो कि इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस को टीच करते हैं, और आपने शॉर्ट में भी देखा होगा मैं भी सर के क्लास में क्या स्मार्ट तरीके से टीचिंग कर रहे थे। सो सर जनरली ये जो सब्जेक्ट हैं बहुत हार्ड भी नहीं है और इतना ज़्यादा अगर लाइट भी ले तो टफ भी लगेंगे स्टूडेंट्स को, तो इनको कैसे मैनेज करना? जो इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस हमारे सिलेबस में मेंशन है, हाँ, तो इंडियन सोसाइटी का जो बेंट ऑफ माइंड है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब स्पेशली रिलेटिबिलिटी के एस्पेक्ट से, हाँ, कि जो हम टॉपिक्स चूज़ कर रहे हैं, मतलब वो फैमिली मैरिज है या कास्ट है या ट्राइब्स है या सब्सिक्वेंटली पॉवर्टी, गरीबी, इनइक्वालिटी या वुमेन्स राइट्स, ये लोगों ने ना अपनी लाइफ में महसूस किए होते हैं। तो स्पेशली जैसे हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो जो विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है क्लास के अंदर गर्ल्स का, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सिमिलरली ये बड़े सारे इश्यूज जो है टच पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं, तो एक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें क्लास के अंदर वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स में होती है, स्पेशली इन इश्यूज़ को लेके। तो जब हम उसको सिंपल और बेस से कवर करते हैं स्टार्टिंग से, तो दे आर एबल टू ग्रास्प वेरी इजीली, बिकॉज अंदर से पहले ही क्यूरियोसिटी होती है, बिकॉज पीपल हैव गॉन थ्रू विद दीज इश्यूज इन देयर लाइफ, रिलेट करते हैं और एक ड्राइवर भी अंदर से ही आता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, बिकॉज इस तरह के इश्यूज आर ऑल्सो प्राइमरली कि वो तैयारी करना क्यों चाह रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग सम एटलीस्ट टू सम डिग्री कुछ चेंज पॉजिटिव लाना चाहते हैं, तो समझना भी चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअली में क्या सोल्यूशन है इसका। तो जो सोशल जस्टिस है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट करता है इसको। सोशल जस्टिस में क्या रहता है कि अभी तक सरकार क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, हम उसको बड़े ही बेस में तोड़ के समझते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स भी क्या हैं। तो ये बड़ा लॉजिकली लिंक्ड रहता है एक दूसरे से। एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और हम क्या कर रहे हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। एंड इस वजह से जैसे हम लॉजिकल फ्लो में इसको लेते हैं तो स्टूडेंट्स के, क्योंकि काफ़ी बार वो अपने लाइफ पर्पस से भी अलाइन करता है और टच पॉइंट्स कॉमन लाइफ के होते हैं, तो बड़ी इजीली इंगेजमेंट हो जाता है। ओके, मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करवाते हो? क्योंकि जनरली ये सब्जेक्ट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सिंपल है और अगर इसको एकदम लाइट लें तो हार्ड भी लगेगा, तो वो सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए कि हमें ये नोट्स बनाएं सो दैट कि हमारे काम आए? अदरवाइज नॉलेज तो है या जानकारी तो है बट एग्ज़ाम के ओरिएंट।
तो एक तो हमारे पास एक कंपस बुकलेट हमारी रहती है इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस की, उसके अंदर हमने वो जो बड़ा वाला ज्ञान है वो टैबुलर फॉर्मेट के अंदर बड़े छोटे छोटे कंसाइज में दे गया है। हाँ, वो हम बेस मटेरियल के तौर पे रेफ़र करते हैं, बट उसके बाद जो हम क्लास के अंदर नोट्स बना रहे हैं उसमें क्या है कि अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत वाइड रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्लास में स्टूडेंट्स क्या स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसके साथ किसी कंटेक्स्ट में लिख सकता है, उसको हम कंसाइज कैसे बनाएंगे किसी भी टॉपिक को, तो उसके सेंट्रल पॉइंट्स में कैसे हम उसको वाटर डाउन कर दें और किस तरीके से उसको एग्जाम्पल्स के साथ फोर्टिफाई कर दें, तो ये हम साथ में करते हैं। मतलब दिस इज़ द आइडिया ऑफ द क्लास कि हम पूरे नैरेटिव को एक 150 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्रिस्प बना सकते हैं, एग्जाम्पल दे के प्रूव कर सकते हैं जिससे कि मार्क्स आएँ। तो हमारा नोट्स मेकिंग वो आंसर राइटिंग को माइंड में रख के ही चलता है साथ। ओके सर, थैंक यू। सो अभी हमारे साथ एक्चेस है जो कि साइंस एंड टेक, साथ ही साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए अगर यूपीएससी का देखा जाए। सो सर, ये जो सब्जेक्ट हैं जनरली देखा जाता है कि करंट ओरिएंटेड भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली मैंने देखा है कि करंट कर लो इनके लिए तो हो जाएगा कुछ उस तरीके, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है जनरली? सी बेसिक तो पॉइंट ऑफ व्यू आपने दे ही दिया है कि करंट का इसमें वेटेज काफ़ी रहता है, हाँ, बोथ एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस में। लेकिन ये कि अगर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो करंट को समझना आसान हो जाता है, रिटेन करना बेटर हो जाता है। तो जो मेरी अप्रोच रहती है वो यही होती है कि हम बेसिक जनरल साइंस पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करें टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि जहाँ से हम आराम से करंट अफेयर्स को समझ सकें, उसको इंटरप्रेट कर सकें और फिर उसकी एप्लीकेशन से काफ़ी हद तक समझना आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम करंट की और बेसिक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ द थिंग्स मतलब काम करता है साथ। ओके सर, स्टूडेंट्स होते हैं 100 स्टूडेंट्स होते हैं और इसमें मोस्ट क्वेरीज क्वेश्चंस क्या रहते हैं साइंस को लेकर स्टूडेंट के? सी जैसे मेरी क्लास में तो ऑन एंड ऑफ लगभग 50% स्टूडेंट नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, हाँ, तो उनके क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो बहुत बेसिक से लेके काफी कॉम्प्लिकेटेड, वो हर तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे तो ये है कि एक अच्छा बैलेंस ओपिनियन आ जाता है कि मतलब आपको एक आइडिया मिल जाता है कि स्टूडेंट्स का एक्यूमेंट कैसा है। साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड या अपने होराइजन ऑफ नॉलेज को थोड़ा ब्रॉडन करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। तो कुछ साइंस के बच्चे होते हैं जिनके थोड़े कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, बट वो भी उनको ब्रशअप हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो अप्रोच मेरी रहती है वो ये है कि मतलब मैं कोशिश यही करता हूँ कि नॉन साइंस और साइंस दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता रहे हर क्लास में, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, और उसके साथ साथ यूपीएससी को भी अलाइन मतलब साथ साथ में लेके चलना होता है। ओके, थैंक यू। अभी हमारे साथ है बसवा सर, जो कि इकोनॉमी पढ़ाते हैं और जनरली इकोनॉमी को लेकर स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं और लगता है कि बहुत वास्ट सिलेबस के अलावा काफ़ी हार्ड सिलेबस है जी। और क्वेश्चन भी सोचते हैं कि करंट ओरिएंटेड आ जाएगा या फिर स्टैटिक्स से आ जाएगा, तो इसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। जी बिल्कुल। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं सो दैट कि स्टूडेंट्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझ जाए और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें? सर बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको इकोनॉमिक का बैकग्राउंड होता नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, उनको लगता है कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि इकोनॉमी एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं दे वुड हैव स्टडीड से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उनको ऐसे सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगते हैं, बट इकोनॉमी उनको डिफिकल्ट लगता है। सो व्हेन वी स्टार्ट द क्लास, सो आई नॉर्मली स्टार्ट द क्लास विद अनलर्निंग सर्टेन थिंग्स। That is, before you learn something, you need to unlearn. So basically, एक चीज बच्चों के दिमाग को डालना पड़ता है कि इकोनॉमी आसान सब्जेक्ट है। So we'll start with very very basic things, जैसे कि what is GDP, what is RBI, RBI and SBI के बीच में क्या डिफरेंस है, रेपो रेट, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी में। So we'll start with very very basic things, and once we start with the basic things, when students get used to economy as a subject, then slowly we'll start taking up the topics which are more important from the perspective of prelims, mains, वैसे। अभी हमारे साथ है इंद्रजीत सर, जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। सर ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट सिलेबस है ना, इंडियन तो आ ही जाता है, इसके अलावा वर्ल्ड भी ज्योग्राफी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड को पढ़ाना काफ़ी हार्ड हो जाता है। हाँ। और सर एग्ज़ाम में भी चीज़ों को समझना कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाएँ, तो सर जैसे सिलेबस तो कवर करवा ही रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भी कुछ करवाते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे करके? बिल्कुल, प्राइमरली देखिए एग्ज़ाम के हिसाब से ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हाँ, वेरी ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ
क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको हमें अलाइन करना पड़ता है अपने लेक्चर्स के साथ। तो प्राइमरली हम बेसिकली फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे जिसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके, और पूरा फोकस होता है प्राइमरली कॉन्सेप्ट समझने में। और कॉन्सेप्ट एक बार समझा दिया जाता है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस पे काम किया जा सकता है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेज होता है लेक्चर का, जिसमें हम पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं और बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने नागेंद्र प्रताप सर के साथ राउज आईएएस का पूरा डिटेल टूर करवाया है, जिसमें कि आई डोंट थिंक कि कोई भी हमने ऐसा पार्ट छोड़ा होगा, मे भी थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई होंगी, बट हमने ओवरऑल जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट्स चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लिए हैं। बिल्कुल, है ना। और आपने देखा कि ये करीब 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें कि 3 फ्लोर्स में क्लासेस हैं टोटल, जो कि 9+ क्लासरूम्स हैं। इसके अलावा 6 स्टूडियो हैं जो कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये मिक्सअप नहीं करते हैं, जैसे कि प्रीवियस डिस्कस भी किया है वीडियो में। इसके अलावा ये इनके यहाँ पर 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, है ना। जो जीएस के जो टीचरों से हमने बात कर ली है, लेकिन ऑप्शनल वाले से नहीं करी है, इसलिए मैंने 8 ऑप्शनल के बता दिया। साथ ही साथ आप लिस्ट भी देख सकते हैं। और जीएस की जो फैकल्टी वो काफ़ी अमेजिंग है, और हमने स्टूडेंट का फीडबैक लिया है, तो स्टूडेंट्स ने भी जेन्युइन फीडबैक दिया, जो कि डेफिनेटली आपको समझ आया होगा कि राउज क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्योंकि 70+ ईयर से ये टीचिंग कर रहे हैं यूपीएससी की, जब से देश आज़ाद हुआ है तुरंत उसके बाद से। सो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आप राउज में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, साथ ही साथ साइट का लिंक दे देंगे, सो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। सो फाइनली आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।